स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और उनका काम ये होता है कि कोई भी डिजीज़ ना आए, बॉडी जो हेल्दी रहे, अपनी जो उसकी हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो हम पहले विटामिन्स को पढ़ते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जो है वो लैटिन वर्ड वाइटा से निकला है, जिसका मतलब है लाइफ, जिंदगी। तो विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं इन द फूड दैट आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ग्रोथ और गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में, उसको कहते हैं विटामिन्स। और ये एवरीबॉडी मस्ट ईट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन टू स्टे हेल्दी। जो है पर्सन को, इंडिविजुअल को चाहिए कि वो एक प्रॉपर अमाउंट विटामिन की ले ताकि वो हेल्दी रह सके। और ये केमिकल्स हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं डिफरेंट फूड्स में। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो विटामिन हैं वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बल्कि हम इसको एज अ फूड बाहर से लेते हैं। और इसके अलावा अब तो इसके सप्लीमेंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट हैं। अगर कोई बॉडी के पास नहीं है, वो नहीं बना पा रहा, नहीं उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रही, तो फिर हम सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन ले लेते हैं। इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? विटामिन जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं इन द डाइट बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन टिश्यू। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में ही रहते हैं और वहीं से यूरिन के जरिए से रिलीज हो जाते हैं। उसके अलावा जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो क्योंकि फैट सॉल्युबल हैं तो जाके फैट के साथ लग जाते हैं, वहाँ जाके खुद को स्टोर कर देते हैं। तो water soluble vitamin cannot be stored in human tissue. Their excess is excreted with urine. तो जितना ज़रूरत होता है बॉडी को, जितनी ज़रूरत होती है उतने वो विटामिन यूज़ कर लेते हैं और बाकी स्टोर नहीं करते टिश्यूज़ में, बल्कि क्या करते हैं यूरिन के ज़रिए से जिस्म से बाहर चला जाते हैं एक्स्ट्रा जो भी होंगे विटामिन। इसके इन अदर केस जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो क्या हैं? वो स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में एंड इन द लीवर। तो क्योंकि फैट जहाँ जहाँ फैट होगी वहाँ वहाँ जाके वो स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा सिंथेटिक विटामिन्स आर आइडेंटिकल टू नेचुरल विटामिन्स। वही जो विटामिन सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं वो नेचुरल जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको खुद बनाया गया है डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह से। तो वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर completed, vitamin remain essential nutrient for the healthy maintenance of the cells, tissue and organ। अब उनका कहना है कि एक दफ़ा जब हमने विटामिन ले लिए, ग्रोथ हो गई, ग्रोथ कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो वाले विटामिन अब तो यूज़ हो गए। अब आगे सेल को मेंटेन करने के लिए, सेल को अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए और विटामिन की ज़रूरत होती है। तो विटामिन रिमेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन। फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? बिल्ड अप द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज है तो उसको ख़त्म करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीजेस काज बाय डेफिशिएंसी। कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो है मेन मकसद यही है कि उन्होंने हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है और बीमारियों से बचाना है। उसके अलावा हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। हम जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो ये क्या करते हैं? जो विटामिन वगैरह हैं उनकी डाइजेशन करवाते हैं। स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथ देते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं, हेल्थ और स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं। हेल्प मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खुद एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करते हैं? जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं और फिर बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन, विटामिन एक फैट सॉल्युबल होते हैं, दूसरे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है वाटर में यूज होंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी सारी वाटर से ही है। 60% ऑलमोस्ट वाटर होता है, तो ये हर जगह पे पाए जाएंगे और जितना बॉडी को चाहिए होगा उतना बॉडी इस्तेमाल कर लेगी, बाकी जो है वो रिलीज हो जाएगा। जबकि फैट सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये फैट में डिसॉल्व होंगे तो ये वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे फैट में। और इनकी जो टाइप्स आगे मजीद टोटल जो हैं 13 विटामिन हैं।
उनमें से जो 9 है वो वाटर सॉल्युबल हैं और जो बाकी 4 बचते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल में थायामीन, राइबोफ्लाविन, नायसिन, बायोटिन, विटामिन फोलेट, विटामिन B12, 6 ये सारे आते हैं। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। तो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनमें से कुछ जो एनर्जी रिलीज करते हैं और कुछ जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाना है इनका काम। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो विटामिन है वो रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं और कौन से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी वहाँ से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ले रहे हैं। और फैट सॉल्युबल में ये विटामिन ए, डी, ई एंड के आ रहे हैं। दूसरे लफ्जों में वाटर सॉल्युबल में बी कम्प्लेक्स आते हैं, बी के सारे जितने भी होंगे और सी, बी सी बी कम्प्लेक्स। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे ये की गई है? सॉल्युबिलिटी की बेस पे कि अगर तो सॉल्युबल हैं किस में, वाटर में सॉल्युबल हैं या फैट में सॉल्युबल हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर मेनली टू टाइप्स, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल में कौन से हैं? दे डिसॉल्व इन फैट बिकॉज फैट इज इजीली स्टोर्ड ऑन आवर बॉडी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड विद इन आवर फैट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो फैट है हमारी बॉडी में इजीली स्टोर हो जाती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी ज़ाहिर बात है जहाँ जहाँ फैट होगी वहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं और एंड कैन बी यूज सेव फॉर लेटर यूज। और हम इसको बाद में अगर किसी किसी ज़रूरत है इसकी विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी बॉडी जो है वाटरी इन्वायरमेंट की बनी हुई है, दीज विटामिन कैन मूव थ्रू आवर बॉडी प्रेटी इजीली। क्योंकि हमारी सारी बॉडी उसमें 60% वाटर है, तो ये सारे जो विटामिन है वो इजीली वहाँ मूव कर देंगे, अपनी हरकत जहाँ इन्होंने जाना हो वहाँ आराम से जा सकेंगे और फिर किडनी के ज़रिए वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। तो किडनी से फिर ये यूरेथ्रा, यूरेटर, फिर यूरिन के ज़रिए से जिस्म से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं बी कम्प्लेक्स विटामिन एंड सी, विटामिन सी। तो विटामिन बी जो है वो 8 हैं, दे आर 8 बी विटामिन इंक्लूडिंग B1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 नहीं है, वैसे नेचुरल नहीं होता, 9 एंड 12। अब ये है कि ये अब्जॉर्ब कैसे होते हैं। वाटर सॉल्युबल ज़ाहिर बात है हमने पहले पढ़ा है कि वो स्टोर नहीं होते। जब वो स्टोर ही नहीं है तो डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे, ब्लड से जो यूज़ होंगे वो यूज़ कर लिए जाएंगे और बाकी जो है यूरिन के ज़रिए से बाहर रिलीज हो जाएंगे। लेकिन फैट सॉल्युबल क्योंकि ये फैट में होते हैं, स्टोर होते हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को यूज़ करेंगे। और हमने बीच पढ़ा था काइलोमाइक्रोन, CM। तो इसमें क्या होगा कि इसको मूव करने के लिए फैट को जहाँ भी इन्होंने जाना होगा तो इसके साथ प्रोटीन लगेगी, कैरियर प्रोटीन होगी, अगर वो लगेगी तो ही ये जा सकते हैं, इसके बगैर नहीं जा सकते। क्यों? हमने पीछे पढ़ा, ये भी पढ़ा था कि जो फैट होती है वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है और ये इजीली वाटर में मूव नहीं कर सकती। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट फ्रीली है ब्लड में, इसके लिए कैरियर्स होती हैं। कैरियर क्या है? कैरियर प्रोटीन हो सकती हैं। स्टोरेज क्या है? सर्कुलेट फ्रीली, स्टोर नहीं होते इन सेल विद फैट, फैट के साथ स्टोर हो जाते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्टोर विद फैट, जितने ज़रूरी थे बॉडी को उसने उसने यूज़ कर लिए, बाकी जो है वो फैट की सूरत में स्टोर, फैट के साथ स्टोर हो गए। टॉक्सिसिटी क्या है? क्योंकि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये तो साथ साथ रिलीज होते जा रही है, इसलिए इसको तो हम जब भी ज़रूरत होगी तो फ़ौरन फ़ौरन लेने पड़ेंगे। तो कहते हैं पॉसिबल सप्लीमेंट्स, हो सकता है कि ये सप्लीमेंट लेने से इसकी कोई टॉक्सिसिटी हो। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं तो ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम इसको लेते हैं सप्लीमेंट्स इसके, तो बॉडी में अगर इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो लाइकली सप्लीमेंट्स जो है ना फिर ये टॉक्सिसिटी काज करेंगे, क्योंकि ये पहले भी बॉडी में स्टोर है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? एवरी 2 to 3 डेज के बाद हमें ये ले लेने चाहिए वाटर सॉल्युबल जो हैं विटामिन्स। लेकिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो 1 वीक के बाद, क्योंकि पहले स्टोर हैं तो जो स्टोर हैं वो पहले यूज़ हो जाएं, उसके बाद फिर हम विटामिन्स लें। इसी कहते हैं।
और इसके अलावा ये सेवरल प्रोविटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड। प्रोविटामिन क्या है? जी क्या मैम, है? आपकी वॉइस कट गई थी। लास्ट रिक्वायरमेंट जो आप बता रही थी ना उस वक्त। कहाँ ये हर वीक में लेने चाहिए, वीक के बाद एवरी वीक, और ये है एवरी 2 to 3 डेज के बाद लेने चाहिए। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। इसको कंटिन्यू करते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये डिफरेंट प्रो विटामिन भी होते हैं। तो प्रो विटामिन क्या हैं? ये वैसे जब बाद में बॉडी में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे विटामिन में, तो विटामिन से पहले वाले प्रो विटामिन। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, और जिसमें से बीटा कैरोटीन जो उन्होंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव फॉर्म इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू। तो एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? अगर तो इनएक्टिवेट फॉर्म होगी तो पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा जाके, और फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगी। क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म एनिमल टिश्यू में होती है, तो एक्टिव फॉर्म का ये फायदा होता है कि जाके डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी। इसको पहले, अगर इनएक्टिव होगी तो उसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, इसको पहले ही एक्टिव है तो इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। और ये अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये देखिए आप, रेटिनॉल में डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं, आगे भी रेटिनल में भी ऐसे ही है, विटामिन रेटिनोइक एसिड में भी। तो अनसैचुरेटेड का आपने पीछे पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड। तो डेली रिक्वायरमेंट क्या है मैन एंड वुमेन के लिए? 600 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन वालों के लिए 950 माइक्रोग्राम, और इनफेड जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, अभी जो है न्यूली बेबी जो पैदा हुआ है उसके लिए 350 माइक्रोग्राम, और जो चिल्ड्रन है जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो उनके लिए 600 मिली माइक्रोग्राम। एमसी का मतलब है माइक्रो, अगर एमजी आएगा तो फिर मिली आएगा। उसके बाद इनकी सोर्सेज क्या हैं? डिफरेंट सोर्सेज हमने पीछे पढ़ा था कि ये वेजिटेबल से, फ्रूट से, एग से, मीट से लिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट इनके सारे जो है डाइटरी सोर्सेज हैं। कैरेट होगी, पपाया, पपीता, ब्रोकोली, स्क्वाश, पंपकिन जो होते हैं, एप्रिकॉट्स की चीज़ें, ये सारे इनके सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से विटामिन ए लिया जा सकता है। तो हम अपनी बॉडी में ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमें विटामिन ए मिल रहा है। अगर हम इनमें से कोई यूज़ नहीं करते या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता तो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसके प्ले अ रोल इन अ वैरायटी ऑफ फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। सबसे पहले विजन, आँखों को सही रखता है, नज़र सही रहती है विटामिन ए लेने से। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है ताकि प्रोटीन बन सके। तो उस प्रोसेस में भी ये विटामिन ए इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा इम्यून फंक्शन बूस्टअप करता है, हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखता है। जब और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। बोन मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हीमेटो जो ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इसको भी मतलब हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करता है। स्किन एंड सेलुलर हेल्थ के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है विटामिन ए। और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है अगर ऑक्सीडेशन होती रहेगी तो फिर क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो कंपाउंड होते हैं उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते, तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी करता है ताकि फ्री रेडिकल कम पैदा हो और हमारी बॉडी जो है उसके कंपाउंड खराब ना हो, डिग्रेड ना हो, उनकी तोड़ फोड़ कम हो। ये था विटामिन ए। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी इसकी पता होगा कि सन से डायरेक्टली लिया जा सकता है। सन से ये प्रो विटामिन के तौर पे लिया जाता है। सन में जो होती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, वो ऑब्जॉर्व करते हैं, बॉडी ऑब्जॉर्व करती है, फिर उसको प्रो विटामिन से विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है और फिर उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो सीकोस्टीरॉइड, सीको जो है सिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है कट, कट करना। तो ये कौन सा एक स्टीरॉइड ही है। स्टीरॉइड हार्मोन्स ही होते हैं, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए या कोई और कमी हो जाए तो इसको लिया जाता है। तो स्टीरॉइड ही होती हैं विद द ब्रोकन रिंग। तो सीको का मतलब है ब्रोकन, कट करना। तो सीकोस्टीरॉइड मतलब जो रिंग्स, नॉर्मली जितनी रिंग्स होंगी उनमें से कुछ जो है ब्रोकन डाउन, तोड़ी
तोड़ दी गई होंगी, जिससे विटामिन डी बन जाएगा। फिर फाउंड इन लीवर एंड फिश ऑयल्स और डी विद अल्ट्रावायलेट लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल। तो यही है कि हम लीवर में पाया जाता है, फिश ऑयल से लिया जाता है, इसके अलावा सूरज की रोशनी से लिया जाता है। सूरज में जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनसे प्रोविटामिन के तौर पे विटामिन डी लिया जाता है, फिर बाद में ये विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। किस किस की, कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीशियम की, फास्फेट की एंड जिंक की। उसके बाद विटामिन और ये दो फॉर्म में होता है, नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियली भी हम इसको बना सकते हैं। तो नेचुरली ये क्या काम करता है, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से। तो ये क्या, इट इज मेड फ्रॉम 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन और एनिमल की जो स्किन होती है उसमें 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे हम विटामिन डी बना सकते हैं। इस टाइप को कहेंगे विटामिन D3। जबकि दूसरी है वो आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से बनाई जाती है और उसको नाम दिया गया है कैल्सीफिरोल D2। is obtained artificially by irradiation of ergosterol and is called ergocalciferol। तो इसमें ergosterol जो है कंपाउंड है, केमिकल है, उसको यूज किया जाता है और आर्टिफिशियली विटामिन डी बनाया जाता है। और विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि आजकल जो भी बीमारियां ज़्यादातर मेन विटामिन डी हो रही है। तो सोर्सेज क्या है, when it exposed to ultraviolet rays from the sun। उसके अलावा चीज़, मार्गरीन, ये भी बटर ही की टाइप है। उसके अलावा मिल्क फोर्टिफाइड, जिसमें एक्स्ट्रा जो विटामिन ऐड किए जाते हैं। उसके बाद सीरियल में तो मैन और वुमेन के लिए इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.01 मिलीग्राम। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेशन पीरियड के लिए 0.01 मिलीग्राम। और इन्फेंट जो है, न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए 0.01 मिलीग्राम। अब इसका फंक्शन क्या है, विटामिन डी ने एक सबसे पहले बैलेंस रखना है, आयन बैलेंस, मिनरल आयन बैलेंस, कैल्शियम को बैलेंस करना है। सेल अगर डिफरेंशिएट हो रहा है, सेल की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको भी बैलेंस करना है। ब्लड प्रेशर भी करना है कि कोई हार्ट डिजीज वगैरह ना हो। उसके अलावा बोन्स और टीथ की भी डेवलपमेंट जो है विटामिन डी ने ही करनी है। तो ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ कि सन से प्रो विटामिन लिया गया, उनके लिए विटामिन डी में कन्वर्ट हुआ, फिर लीवर में गया, किडनी में गया, फिर उसके बाद उन्होंने जो जो काम करने थे, बोन हेल्थ, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन प्रोडक्शन की है, रेगुलेशन ऑफ इम्यून फंक्शन किया है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट किया है, सही किया है। उसके अलावा डिपेंड कहाँ कहाँ से लिए जा सकते हैं, मिल्क से लिया जा सकता है, ऑरेंज जूसेस से, फिश से लिया जा सकता है और सूरज से लिया जा सकता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई रेफर्स टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड टोकोफिरोल एंड टोकोट्राइइनोल। दे आर नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। इनका काम एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेशन को कम करेंगे, फ्री रेडिकल कम प्रोड्यूस होंगे। फ्री रेडिकल कम प्रोड्यूस होंगे तो एंटी एजिंग फैक्टर का काम करेंगे, बॉडी रिकल्स नहीं बनेंगे, स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी, उसमें जो जुड़ियाँ वगैरह पड़ जाती हैं वो नहीं होगा, तो इंसान जो है वो जवान रहेगा। तो वर्ड टोकोफिरोल इज derived फ्रॉम द वर्ड टोको मीनिंग चाइल्ड एंड बर्थ एंड फिरोज मीन टू बेयर, चाइल्ड बर्थ टू बेयर। तो मतलब जब एंटी एजिंग फैक्टर के तौर पे इसने काम करना है, वो बॉडी स्किन को फ्रेश रखना है, उसकी इट इज़ येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट। इसका जो कलर था येलो ऑयली लिक्विड होता है। आप लोगों ने गर्ल्स अक्सर यूज़ करती हैं विटामिन ई के कैप्सूल, तो यही विटामिन है जो कि वाटर में सॉल्व नहीं होता, लेकिन फैट में सॉल्व होता है, डिजोल्व होता है। ये टोकोफिरोल अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा हैव बीन obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से कौन कौन से लिए जा रहे हैं, अल्फा भी है, बीटा भी है इसकी टाइप, गामा भी है और सिग्मा भी है। ई का कि इसने एंटी एजिंग फैक्टर के तौर पर काम करना है, इसका फंक्शन ये है। उसके बाद डाइटरी सोर्सेज कौन कौन सी हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, आलमंड्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हो गया, पपाया, रेड चिली पाउडर वगैरह, एवोकाडो हैं, प्लांट से लिए गए पीनट्स वगैरह।
तो डेली रिकमेंडेड जो इसकी डोज है मैन के लिए 8 to 10 मिलीग्राम है, वुमेन के लिए 5 to 8 मिलीग्राम है, चिल्ड्रन के लिए 8.3 मिलीग्राम है और इन्फेंट के लिए 4 to 5 मिलीग्राम है। अब इसके फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, तो ये पावरफुल नेचुरल जो है विटामिन है। इसने क्या करना है? फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई करना। इसने कोई भी फ्री रेडिकल नहीं रहने देना, ताकि फ्री रेडिकल ना रहे और ये दूसरे कंपाउंड के साथ जाके ना मिले, ये फ्री रेडिकल और जो है कंपाउंड को तबाह ना करें, खराब ना करें। प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्ट करता है लो डेंसिटी लिपिड्स जो हैं उनको ऑक्सीडेशन से। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो डबल बॉन्ड है उनकी प्रोटेक्ट करता है और रेंसिडिटी की प्रिवेंशन करता है। इसमें क्या है? रेंसिडिटी में क्या है? ऑयल और फैट जो है ना बन रहे, ये अपने जो है कलर और ऑर्डर स्मेल जो है वो उसको उनकी चेंज हो जाती है। तो विटामिन ई क्या करता है? इसके कलर को भी चेंज नहीं होने देता और साथ ही ऑर्डर को भी चेंज नहीं होने देता, और ये सेलेनियम के साथ ये काम करता है, वर्क इन कंजक्शन विद सेलेनियम। आगे विटामिन ई जो है प्ले अ रोल इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रेशन, ना ज़्यादा एग्रीगेट ना हो, प्लेटलेट्स ज़्यादा जमा ना हो, उसकी भी इनहिबिशन करता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हैं नर्वस सिस्टम उसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है लिपिड को एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिपिड को जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं और जो रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट करना है विटामिन ई। उसके अलावा स्किन प्रोटेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, कैंसर से बचाता है, हार्मोन को रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके बाद आता है विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन। तो विटामिन ए का काम, के का काम क्या है? इसने प्रोटीन बनानी है। कौन सी प्रोटीन? जो के खून को जमने में मदद दें, required for the blood coagulation, and also certain protein that body uses to manipulate binding of calcium in bone and other tissue। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं इसने वो बनानी है, ताकि अगर कोई खून वगैरह कहीं कट लग जाता है तो वहाँ ये प्रोटीन नहीं हो और जो है वहाँ से खून के रूप में मदद दे। इसके अलावा ये कैल्शियम करता है, मैनिपुलेट बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बोन एंड अदर टिश्यू, बोन्स में और दूसरे टिश्यू में कैल्शियम भी बाइंड करता है, कैल्शियम को भी जोड़ता है। और नेचुरली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया से इन द इंटेस्टाइन में। और ये एसेंशियल है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रम्बम एंड अदर फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। तो प्रोथ्रम्बम एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है। तो इसको एंटी हेमोजिक विटामिन भी कहते हैं कि खून को जमने देती है और उसको ज़्यादा उसका खून ज़ाया ना वगैरह ना हो, ये क्लोटिंग प्रोटीन्स बनाता है विटामिन के। उसके अलावा 2 नेचुरल विटामिन हैं, एक K1 है और एक K2 है। K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं और K2 को मीनाक्विनोन्स कहते हैं। ये इसकी डिफरेंट नेचुरली जो विटामिन हैं ये उनको डिफरेंट कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो डाइटरी सोर्सेज भी ये सारे लेंटिल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, और इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है? मेन एंड वुमेन में 70 से 140 माइक्रोग्राम है और चिल्ड्रन में 35 से 75 माइक्रोग्राम। विटामिन का फंक्शन यही क्लॉटिंग प्रोटीन बनानी है ताकि जो है खून को जमने में मदद दी जा सके। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है 2, 5, 7, 9, 10 फैक्टर जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन फैक्टर बनाता है और क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट हेमोरेज ओनली इन केसेस व्हेन देयर इज अ डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोथ्रोम्बम सही नहीं बन रही होती तो उस दौरान इसने फिर क्लॉटिंग करनी होती है। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है और कार्बोक्सिलेशन करवाता है। जब भी प्रोटीन बनती है तो ग्लूटामाइल रेजिड्यू जो है उसकी कार्बोक्सिलेशन में विटामिन ए के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीपल विद विटामिन के डेफिशिएंसी में एक्सपीरियंस इजी ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का मतलब यह है कि वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल्स कट जाती हैं,
तो उसके अलावा नोज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खून निकलता है। आल्दो द डेफिसिट ऑफ दिस विटामिन इज रेयर टू अगर, लेकिन वो कहते हैं इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम है, रेयरली ही होती है। उसके सोर्सेज क्या है? एनिमल फैट्स होगी, उसके अलावा डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक वगैरह होगी। ये पहले 4 जो थे हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े थे। अब आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। तो ये कहाँ होते हैं? ये हमें यीस्ट में, ग्रेन में, राइस में, वेजिटेबल्स, फिश और मीट में मिलते हैं। और ये एसेंशियल कोएंजाइम है रिक्वायर्ड इन एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो इनका काम क्या है? इन्होंने एनर्जी रिलीज करनी है। और इसके अलावा एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो हमने पीछे जो मैकेनिज्म पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन रही थी, प्रोटीन से बन रही थी, फैट से बन रही थी। तो उसमें जो भी जो कोएंजाइम फैट्स सॉल्युबल विटामिन होंगे। तो ये कौन कौन से हैं? B1, 2, 3, 5, 4, 7, 9 एंड 12। इनको डिफरेंट नेम दिए गए हैं। उसके अलावा विटामिन सी भी है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। हमारी बॉडी जो है इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती विटामिन को। इसलिए भी है कि पहले जो था एवोल्यूशन हुई थी, तो विटामिन सी जो था बॉडी बना सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा एवोल्यूशन हुई जिसमें बॉडी ने विटामिन सी बनाना छोड़ दिया। लेकिन विटामिन B3 और डी जो है ना, वो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, प्रो विटामिन लेती है और फिर उसको विटामिन में कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले विटामिन बी क्या है? एंटी बेरीबेरी फैक्टर है, एंटी न्यूरिटिक फैक्टर है, ए न्यूरन, मतलब न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है उनको जो मेंटेन करना है नर्वस सिस्टम के। और उसके अलावा बेरीबेरी में जो है हार्ट का जो है पंप वगैरह उसको कंट्रोल करना, तो ये सारा विटामिन B1 करता है। ये कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सल्फेटेड पायरिमिडीन रिंग से बनता है। ये पायरिमिडीन और प्यूरिन जो है ना, ये डीएनए में होती हैं, तो उसकी तो उनसे ये बनता है, उसके साथ सल्फेट लगा होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज थायमिन, इसका दूसरा नाम थायमिन भी है B1 का। लेकिन ये जो है सिंथेसाइज कहाँ बनता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट में। इसके अलावा इसमें सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप भी साथ लगे होते हैं। और जिसको कैसे तबाह किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय बाय अल्कली एंड हीट। और ये कोएंजाइम है थायमिन, इसका जो एंजाइम बनता है वो है थायमिन पायरोफॉस्फेट। डिफरेंट डाइटरी सोर्स से ट्यूना फिश का नाम है, उससे लिए जा सकते हैं। उसके अलावा सनफ्लावर, ब्रश पीस हो गए, ग्रीन बीन्स हो गए। तो मेन इनका सोर्सेज यही है कि जो हम डाइटरी फूड जो ले रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी और दूसरे मीट वगैरह भी। तो ये सारे जो है ना, ये विटामिन की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल ट्रेस अमाउंट में हम वहाँ से ले सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.3 मिलीग्राम मैन के लिए, वुमेन के लिए है 1 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए 2 मिलीग्राम और चिल्ड्रन के लिए 1.1 मिलीग्राम। फंक्शन क्या है इसके? ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। B1 जो है इसको थायमिन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका क्या काम है? ट्रीटमेंट ऑफ बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है? कंडीशन काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन इन द डाइट। इसकी सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग हो जाती है, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट, हाथ पाँव सोने लगते हैं, कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो वो जो बीमारी इसको बेरीबेरी कहते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो B1 यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मेंटेनिंग द हेल्दी नर्वस सिस्टम को भी हेल्थी रखता है ये। उसके अलावा नेसेसरी है फॉर हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो ऑर्गन्स है ना बॉडी के, उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये वहाँ भी पाया जाता है। और फूड की डाइजेशन में भी मदद देता है, मसल्स को मजबूती देता है। उसके अलावा हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसको इसके अलावा ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये भी येलोइश ग्रीन फ्लोरिसेंट कंपाउंड है, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये कहाँ से लिया जाता है? राइबोफ्लेविन 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। राइबोज जो होती है शुगर होती है, जो कि डीएनए में भी मौजूद होती है। और फ्लेवन जो है वो येलो कलर का होता है। तो मीन्स क्या है? राइबोज मीन्स मैनी राइबोज शुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन। तो डिफरेंट शुगर्स होती हैं इनमें। और उसके अलावा फ्लेवन जो है वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब भी कोई एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी दोबारा बन रही होगी, तो उसमें जो है
जो रिएक्शन होते हैं उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये फ्लेवन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके सोर्सेज भी ये इसका मतलब होता है रोस्टेड डियर, हिरन का जो गोश्त है, मसला योगर्ट, दही से, मशरूम हो गए, मिल्क हो गया, आलमंड्स वगैरह। तो डेली रिक्वायरमेंट इनकी क्या है 1.5 मिलीग्राम मेंस के लिए है, वुमेंस के लिए 1.2 मिलीग्राम है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसके लिए 2 to 2.3 मिलीग्राम औरतों के लिए, और चिल्ड्रन के लिए है 1.3 मिलीग्राम। इसके फंक्शन क्या है? एक तो इसने सर दर्द से बचाना है, प्रिवेंट मिग्रेन्स, बहुत ज़्यादा जो सर दर्द होता है उससे। आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, उसके अलावा अनीमिया से बचाता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, तो कैंसर वगैरह से बचाता है, हेयर और स्किन की प्रोटेक्शन करता है। ये क्या है? एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म करता है किस किस की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। उसके अलावा डाइजेशन करवाता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। नॉर्मल टिश्यू जो रेस्पिरेट करते हैं उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है। हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी इसकी ज़रूरत है। स्किन नेल साइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट कैंसर, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इसलिए कैंसर से भी बचाएगा। उसके बाद नियासिन जो है इसको विटामिन B3 कहते हैं। ये जो है इसको निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कलरलेस होता है, वाटर सॉल्युबल है, हमने पीछे पढ़ा है, ये वाटर सॉल्युबल सारे हैं। डेरिवेटिव किसका है? पिरीडीन से लिया जाता है विद द कार्बोक्सिल ग्रुप एट द 3 पोजीशन, और इसकी जो थर्ड पोजीशन होती है कार्बन की, उस पे COOH ग्रुप लगा होता है। और ये पिरीडीन डेरिवेटिव है, और ये प्रीकर्सर है किसके लिए है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए, जो कि एक कोएंजाइम है। इसके भी सोर्सेज 12 फूड कंटेनिंग विटामिन B3 कौन से हैं? एवोकाडो, मशरूम, ये डिफरेंट जो हैं आप देख लें। लिखा हुआ है कि जो B3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या करता है? रिड्यूस एग्जाइटी, परेशानी को कम करता है, डिप्रेशन को भी कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के लिए तो ज़ाहिर बात है, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ये आम सा इशू है, तो इसके लिए ये विटामिन जो B3 है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डेली रिक्वायरमेंट मैन के लिए 7 मिलीग्राम है, और वुमेन के लिए 13 मिलीग्राम है। प्रेगनेंसी वुमेन के लिए, और लैक्टेशन फीडिंग प्रोसेस जाओ। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और जो फीडिंग स्टेज के लिए जो वुमेन है उनके लिए 12 to 15 मिलीग्राम, और चिल्ड्रन के लिए 15 मिलीग्राम। इसके फंक्शन अब क्या है? एनर्जी रिलीज करता है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से। उनकी मेटाबॉलिज्म जब होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो B3 इसमें इन्वॉल्व होता है। DNA सिंथेसिस के लिए विटामिन B3 बहुत जरूरी है। उसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन, हेडेक वगैरह को कम करता है। आर्थराइटिस सिम्पटम्स, जोड़ों या अक्सर घुटनों में दर्द होती है तो ये उससे भी बचाता है। इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग जॉइंट मोबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन नीडेड। तो क्या इसमें वो जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते सही तरह से, जो जोड़ हैं वो सही हिलते नहीं है। ज़्यादातर औरतों में ये बीमारी होती है, तो ये क्या करता है? उसको मोबिलिटी देता है, उसकी मूवमेंट हो सके। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी इसने जो इन्फ्लेमेशन है, कोई सोज वगैरह, तो उसको कम करना है। उसके अलावा हेल्थ, स्किन, नर्व्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हाई डोजेज जो है वो क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द रिड्यूस रिकरेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट अटैक एंड
पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज इन दोज विद कंडीशन। तो ये हार्ट अटैक को भी रोकती हैं उनमें, अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा डोज लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हार्ट अटैक को रोकती हैं। बॉडी में जो भी टॉक्सिफिकेशन है, जो भी जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। उसके अलावा ये प्रॉपर डाइजेशन करता है, फूड को हज़म करने में मदद देता है। उसके बाद आता है विटामिन B5। इसको पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉजर विलियम ने 1919 में। उसने क्या किया था, बायोलॉजिकल मटेरियल से एक टिश्यू निकाला था, उसमें ग्रोथ फैक्टर था यीस्ट के लिए। दिस ग्रोथ फैक्टर आइडेंटिफाई एज, उसने फिर उस जो ग्रोथ फैक्टर को नाम दिया था पैंटोथेनिक एसिड का। तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, पेंटोस मीनिंग एवरीवेयर, और कोएंजाइम का ही एक हिस्सा होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी डाइटरी सोर्सेज में डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं, इसमें मेनली एवोकाडो, सनफ्लावर हो गए, योगर्ट, कॉर्न वगैरह। और डेली जो इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, मेन के लिए 10 मिलीग्राम है, वुमेन के लिए भी 10 मिलीग्राम है, और चिल्ड्रन के लिए 5.5 मिलीग्राम, मतलब उनका हाफ है। B5 के अब क्या फंक्शन है, ये एनर्जी रिलीज करता है शुगर से, स्टार्च से, फैट से। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीजिंग एनर्जी स्टोर एज फैट, जो एनर्जी स्टोर हुई है जो रिलीज हुई है उसको स्टोर करता है फैट की सूरत में। और इसके अलावा क्रिएशन ऑफ फैट, और टू बेसिक टाइप्स ऑफ फैट्स जो हैं, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बोथ रिक्वायर द CoA फ्रॉम फॉर्म ऑफ B5 फॉर देयर सिंथेसिस। तो हमने पीछे पढ़ा था कि CoA एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिससे बीटा ऑक्सीडेशन होती है, फिर एसिटाइल CoA बनता है। तो उन्होंने यही कहा है कि फैटी एसिड और फैट्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट्स ही हैं, और ये रिक्वायर होते हैं, इनको ये CoA एंजाइम जो है ना लेते हैं B5 से, ताकि वो अपनी सिंथेसिस कर सकें, एनर्जी रिलीज कर सके, एनर्जी हमें मिल सके। और सम टाइम ये कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल केमिकल चेंजेस के लिए इन द शेप ऑफ सेल प्रोटीन, दस विटामिन 5 यूज इन दिस केस। कोई भी केमिकल चेंज वगैरह, स्मॉल केमिकल चेंज आनी है, सेल की शेप को बरकरार रखना है, प्रोटीन की शेप को बरकरार रखना है, तो B5 चाहिए होता है। इसके अलावा सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए, कहीं भी वाउंड हो जाता है तो उसको सही करने के लिए, वाउंड हीलिंग को सही, जो वाउंड है उसको सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी स्ट्रेस फैक्टर है, एंग्जाइटी लेवल को कम करता है। उसके अलावा एलर्जी हो गई, अर्थराइटिस, सिरोसिस, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, अस्थमा हो गया, इन्फेक्शन वगैरह, डिफरेंट ये डिजीज़ है, कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कोई जोड़ों की बीमारी है, सर दर्द है, कोई एलर्जी है, तो ये किससे इससे क्योर की जा सकती हैं। तो ये सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हम विटामिन B5 यूज़ करते हैं। इसके डाइटरी सोर्सेज भी मिल्क, फिश, वेजिटेबल्स, एग्स, पीनट, सनफ्लावर सीड वगैरह हैं, और उनकी डेली रिक्वायरमेंट मैन और वुमेन के लिए 2 मिलीग्राम है, चिल्ड्रन के लिए 1.7 है, और इन्फेंट्स जो हैं उनके लिए 0.1 टू 0.4 मिलीग्राम है। आगे इनके फंक्शंस क्या हैं, ये इसका मेन काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से जरासीम आता है, कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये उसके खिलाफ काम करती हैं और उसको मार देती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो क्या है, मेक एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ आर नीडेड टू फाइट मैनी डिजीज़। तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज़, कोई वायरस वगैरह आया तो उसको ये एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको मार देंगी, फाइट करेंगी उसके खिलाफ। मेंटेन नॉर्मल फंक्शन, न्यूरॉन्स के फंक्शन को मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है रेड ब्लड सेल्स में, ताकि वो टिश्यू में जा सके। तो ये हीमोग्लोबिन बनाता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन काज फॉर्म ऑफ एनीमिया। तो अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेंगे रेड ब्लड सेल्स, और टिश्यूज तक नहीं पहुंचा सकेंगे, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। द मोर प्रोटीन यू ईट द मोर विटामिन B6 यू नीड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको B6 की भी उतनी ही ज़रूरत है, ताकि इसको तोड़ फोड़ की जा सके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जा सके। उसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखता है, सोडियम पोटासियम लेवल को नॉर्मल रखता है, या आगे हम मिनरल्स में पढ़ेंगे। और रेड ब्लड सेल्स की RBC रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा सीरोटोनिन, डोपामीन,
और नोर एड्रीनालिन एंड एड्रीनालिन, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इनकी भी प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आ जाता है B7, इसको कहते हैं बायोटिन। इसके अलावा विटामिन H भी कहते हैं, कोएंजाइम R भी कहते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसका काम क्या है, ये कोएंजाइम है, इसके लिए कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के लिए इन्वॉल्व क्या करता है, सेंसेस ऑफ फैटी एसिड, आइसोल्यूसिन, वेलिन एंड इन ग्लूकोनियोजेंसिस। इसका काम क्या है, ये इसने कोएंजाइम के तौर पर काम करना है और फैटी एसिड को बनाना है। इसके अलावा डिफरेंट अमाइनो एसिड है जैसे कि आइसोल्यूसिन एंड वेलिन को। उसके अलावा ग्लूकोनियोजेंसिस, ग्लूकोज बनाने के अमल में भी ये इन्वॉल्व होता है। इसका जो बायोटिन जो है ना, कोएंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होता है वहाँ भी, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, एग, यीस्ट, कॉलीफ्लावर हो गया, रेस्पबेरी होगी, बनाना, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। और डेली कितना यूज़ करना चाहिए, मैन और वुमेन के लिए 100 से 200 माइक्रोग्राम है, चिल्ड्रन के लिए 50 से 200 माइक्रोग्राम है, पेट के लिए 35 माइक्रोग्राम। उसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन B7, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलता है। जो भी हम डाइटरी फूड लेते हैं तो जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी जाहिर बात है इससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी की सूरत में। उसके अलावा प्रोड्यूस फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो उसकी भी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की और अमाइनो एसिड बनाता है। उसके अलावा एक्टिवेट प्रोटीन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन हेयर, रूट्स एंड फिंगर नेल सेल, तो इनकी मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि EFSA जो है एक यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, तो उसने ये कंफर्म किया है कि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं विटामिन B7 के। तो कौन कौन से हैं, नॉर्मल मैक्रोन्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं B7। उसके अलावा एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म, तो जारी बात है जब मेटाबॉलिज्म होगी तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज से फिर एनर्जी एटीपी की सूरत में मिलेगी, तो ये एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटेन करता है नॉर्मल स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और नॉर्मल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी सही करता है। और हेयर की नॉर्मल हेयर जो है उसको भी मेंटेन रखता है, इससे बाल खराब नहीं होते। B7 जो है इसकी कमी हो तो बाल खराब होंगे। उसके अलावा दूसरे फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। आगे आ गया B9, इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं और इसका मेन काम यही है कि इसने ब्लड बनाना है। विटामिन B9 इज आल्सो नोन एज फोलिक एसिड, फोलासिन और फोलेट। वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। लेंटिल्स, ब्लैक बीन्स, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। रेड बीन्स, बीन्स जो हैं ज़्यादातर लोबिया वगैरह इसके बहुत, लीमा बीन्स हो गया, टर्निप ग्रीन्स वगैरह। तो इसका फंक्शन क्या है, इसने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। फोलिक एसिड विटामिन B12 एसेंशियल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, तो रेड ब्लड सेल्स बनाएगा, सेल उसके बाद फॉर्मेशन और इसकी बॉडी की मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल की ग्रोथ के लिए और उसकी डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेंस के लिए एंड हर डेवलपिंग फीटस के लिए, जो न्यू बेबी बोर्न होना है उसके लिए भी। और इसके अलावा ये लैक्टेशन को भी इम्प्रूव करता है, ज़्यादा करता है। और B9 का और काम क्या है, DNA सिंथेसिस करता है सिंगल कार्बन यूनिट को, फिर एडेनिन एंड ग्वानिन की सिंथेसिस करता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर काम करता है। होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर, होमोसिस्टीन जो है ना अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के जो है जो सिग्नल्स या मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं न्यूरॉन्स, उनकी फॉर्मेशन भी करता है। उसके बाद B12 आता है, इसको कोबालामीन कहते हैं और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड है। और इसको कोबालामीन कहते हैं, तो इसमें कोबाल्ट होता है, नाम से आप याद रखें कि इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट में पोरफिरिन रिंग होती है जो कि फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, मीट में हो गया, शेल फिश में हो गया, मिल्क, चीज़। मेनली विटामिन के सारे सोर्सेज वही हैं जो हम डेली ले रहे हैं।
एक दो और हों, या बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे हर बॉडी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से डिफरेंट, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ी बहुत इस हिसाब से चेंज हो सकती है, वरना जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट वगैरह यही मेन सोर्स है विटामिन के। तो इसका फंक्शन क्या, इसमें भी रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। उसके अलावा नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड बैलेंस। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड, और ग्रोथ को इंक्रीज करता है और भूख बढ़ाता है। अनीमिया है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अनीमिया, अनीमिया में यही है कि ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स कम प्रोड्यूस होते हैं, तो जिससे मेगालोब्लास्टिक और परनिशियस अनीमिया आ जाता है। इसमें क्या होता है कि सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर उसके जो है सही तरह से वो जो स्ट्रक्चर नहीं बनते, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डीमाइलिनेशन भी करता है, इरिवर्सिबल नर्व सेल की डेथ भी कर सकता है, और जो माइलिन शीट है उसको भी खत्म कर सकता है। ये भी सारा न्यूरॉन्स का पार्ट में माइलिन शीट वगैरह आती है। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको एंटीबायोटिक विटामिन कहते हैं। एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, फिर वही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ज़्यादातर माल्टे, सिट्रस फ्रूट होते हैं, लीमू हो गया, उसमें होता है। सिंथेसाइज बाय मोस्ट एनिमल, नॉट बाय ह्यूमन, ह्यूमन खुद इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो इसके सोर्सेज हैं, और डेली रिक्वायरमेंट मैन और वुमेन के लिए 70 से 90 मिलीग्राम है, और चिल्ड्रन के लिए 40 मिलीग्राम, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए 25 मिलीग्राम, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड के लिए 80 मिलीग्राम। तो ये क्या करता है, कोलेजन एक प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस करता है। उसके अलावा मेंटेन करता है बोन्स को और फंक्शनिंग को, एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड को, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, कोई डिजीज आ जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके साथ भी लड़ता है और बॉडी को महफूज रखता है। एलर्जी की जो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जो एलर्जी हो रही है बॉडी में, तो उसको भी कम करता है। और प्रोटेक्ट विटामिन ए, ई एंड सम बी कम्प्लेक्स विटामिन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरे जो हैं विटामिन ए, ई एंड बी कम्प्लेक्स, उनको भी ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकती है। फ्रेजाइलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगी, नाजुक हो जाएंगी। ब्रूजिंग होगी, ब्लड वेसल्स में कट लग गया, हेमोरेज हो गया, तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। पुअर हीलिंग, इसमें क्या है कि जख्म जल्दी सही नहीं होगा। पेन इन बोन्स एंड मसल्स और पेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पेन होगी। पुअर बोन एंड डेंटिन फॉर्मेशन, तो जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और कंप्रोमाइज इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम भी सही काम नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी इनटेक हैव द एबिलिटी टू प्रिवेंट डिजीज सच एज कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक एंड ड्रग। 500 मिलीग्राम और उससे अबव डेली जो है ना लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, कैंसर से, स्ट्रोक से और गोट से। तो obtain 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी डेली, यू रिक्वायर आइदर, या आपको 7 मीडियम साइज के ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे, या 7 कीवी फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, या 7 कप ऑफ स्ट्रॉबेरी के, या 8 कप ऑफ ऑरेंज जूसेस के। तो इसकी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से हो सकती है। तो ये डिफरेंट विटामिन थे जो कि हमारी बॉडी को इसेंशियल विटामिन हैं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि हमें इस फूड सोर्स से लेने पड़ते हैं। और B3 और विटामिन बी जो है वो मेनली बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, इसके अलावा बाकी सारे जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और टोटल जो है वो 13 हैं, जिनमें से कुछ जो है फैट सॉल्युबल हैं, कुछ जो है वाटर सॉल्युबल हैं। जो फैट सॉल्युबल हैं वो तो स्टोर हो जाएंगे फैट में, जो वाटर सॉल्युबल हैं वो स्टोर नहीं हो सकते। तो वाटर सॉल्युबल जो है वो 9 है, बाकी के जो 4 बचते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। और डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं जो कि बॉडी में